Utkarsh Srivastava here, All India rank 498 in the examination of UPSC 2024. So, first of all, thank you UPSC time for this platform ताकि मैं बच्चों के डाउट्स क्लियर कर पाऊँ. I extend my gratitude to the team. Thank you so much. और आज मैं आया हूँ इस सेशन को कंडक्ट करने. मेरे एंड से जितना भी ज़्यादा बच्चों का डाउट क्लियर हो सकता है, हम कुछ फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे. उसके बाद आप लोग के डाउट्स लेंगे. कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉमन डाउट्स होते हैं एस्पिरेंट्स के, उन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि आपके भी डाउट्स ले लें. सबसे पहले तो मैं सबको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा. मेरा नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव है, ऑल इंडिया रैंक 498 इन द एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी 2024. और मेरे जर्नी के बारे में बात की जाए तो ये मेरा 5th अटैम्प्ट था. थोड़ा मैं ब्रीफ ही रखूँगा सेशन, क्योंकि ज़्यादातर इंगेजमेंट हो, क्योंकि थोड़े सेशंस बड़े हो जाते हैं तो बच्चे इंटरेस्ट कम दिखाते हैं उसमें. देखिए, मेरी जर्नी इस एग्जामिनेशन में 2019 से चालू हुई थी. एग्जैक्ट डेट भी आज मुझे याद है, 1 जुलाई 2019. 2020 में मेरा पहला अटैम्प्ट था. उसी बीच कोविड आता है. कोविड आने के बाद एग्ज़ाम एक्सटेंड होते हैं, जो इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में होता है, 4 अक्टूबर 2020 है, जहाँ तक मैं अगर सही याद कर पा रहा हूँ. फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स में पास नहीं होता हूँ, सी सेट में फेल हो जाता हूँ. सेकेंड अटैम्प्ट 2021, अभी भी कोविड चालू ही था. कोविड में भी, उसमें भी मुझे निराशा ही मिलती है. उसमें मैं सी सेट में तो पास हो जाता हूँ, पर जीएस में 0.7 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रुक जाता है. अब आता है 2022. यहाँ पे मैंने प्रीलिम्स को पास किया, 109 मार्क्स थे मेरे, और सी सेट भी इजीली मैंने पास कर लिया था, 80 के अप्रॉक्स मार्क्स थे. अब वहाँ पे मैं मेंस में फंस जाता हूँ, फिर मेंस में मेरा सिलेक्शन रुक जाता है. अब आता है 2023. इस एग्जामिनेशन में ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं सी सेट में फिर फेल हो जाता हूँ. देखिए, मेरी जर्नी बहुत एक रोलर कोस्टर की तरह रही है. तो जैसे कहते हैं ना कि जो हार मान जाते हैं उन्हें सच में सफलता नहीं मिलती है. मेरे केस में मैंने हार नहीं मानी, कंसिस्टेंसी दिखाई, और आज ये रिजल्ट है कि 5th अटैम्प्ट में मुझे ऑल इंडिया रैंक 498 मिली. अब इस अटैम्प्ट में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा कोशिश की. प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू भी हो गया. इसके बारे में ब्रीफली हम लोग बात भी करेंगे, और हम लोग आपके सारे डाउट्स को लेंगे. तो ये रही मेरी यूपीएससी की जर्नी, जो 2019 से चालू हुई थी और 2025 में आके ख़त्म हुई, 22 अप्रैल 2025. अब जिस दिन, आज भी मुझे याद है, जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था 22 अप्रैल को, तो पीडीएफ खुल नहीं रही थी. पीडीएफ को खोलने की मैं बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे अपने एक फ्रेंड से पता चलता है कि यार रिज़ल्ट आ गया और तेरा रैंक है 498. पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि सच में ये मेरा ही रिज़ल्ट है, लेकिन एट लास्ट धीमे धीमे सिंकिंग हो गई फीलिंग कि हाँ, ये मेरा ही रिज़ल्ट है. एंड आई स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 498 इन दिस ईयर एग्जामिनेशन. अब सिलेक्शन के बाद जैसे कुछ जो क्वेश्चन है, मैं उसी का रिस्पॉन्स दे रहा हूँ. सिलेक्शन के बाद मेरा पहला रिएक्शन यही था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था. मेरे घर में सब कोई गमगीन थे, सब लोगों ने खुशी के आंसू रोए थे. काफ़ी अच्छा सबको लग रहा था, सब कोई बहुत खुश था. और मेरे साथ तो ऐसा था कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रही थी चीज़ें. अब आता हूँ मैं अपने सक्सेस के क्रेडिट पे. सक्सेस का क्रेडिट तो बस मैं अपने मदर एंड फादर को, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को देना चाहूँगा. मेरे फादर जो इस जर्नी में मेरा एक रोल मॉडल भी थे, और जिनको कहा जाए जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ. क्योंकि मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड था वो काफ़ी वीक था. जैसे कि आप लोगों ने कभी किसी बच्चों ने सुना भी होगा कि ग्रेजुएशन में मेरे 49.4% थे, 12th में 62%, सॉरी 74.4%, एंड 10th में 62%. तो ये मेरे मार्क्स थे, जिसकी वजह से आज भी लोगों को यकीन नहीं होता है कि कैसे इसने अचीव कर लिया ये वो. अब हम अपने प्रीलिम्स जैसे अभी कुछ दिन पहले बीता है, तो आई होप कि आप लोगों ने, जिसने भी प्रीलिम्स दिया था, आप लोग सक्सीड करें इसमें. ओके. अब प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मेरी क्या थी, मैंने पी वाई क्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था.
पीवाईक्यू को फोकस करने के बाद मैंने एक जो स्ट्रैटेजी फॉलो की थी स्टैटिक की, मैं करंट अफेयर्स को बहुत कम रिलाई किया था, क्योंकि ये चीज़ मुझे समझ में आई थी इस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स का रूल बस आपको अपडेट रखने के लिए। स्टैटिक ही मेन गेम चेंजर है। अगर आपका स्टैटिक रेडी है तो आप इजीली इस एग्ज़ाम में एक्सेल करोगे। यस। अब प्रीलिम्स में एग्जाम्पल सॉरी मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पीवाईक्यूज का, यूपीएससी के जो अदर एग्जामिनेशन होते हैं, सारी चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप इसमें लैक कर रहे हो तो इसमें आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। प्रीलिम्स का रिजल्ट आपका नेगेटिव ही आएगा अगर आप प्रीलिम्स में थोड़ा सा भी स्लैकनेस दिखाते हो। स्लैकनेस इन द सेंस, अगर आप पीवाईक्यू को प्रैक्टिस नहीं करते हो, पीवाईक्यू का बैक टू बैक प्रैक्टिस करना है, आप थॉरो रहिए पीवाईक्यूज के साथ कि कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था, और एकदम थॉरो रहना है आपको कि आप कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था, और आपको आंसर्स रटे रहने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये मैंने किया था प्रीलिम्स में, और सेम गोज विद द सी सेट। अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंस की तैयारी हमने कैसे की थी। देखिए, मेंस में ऐसे से स्टार्ट करूँगा। देखिए, एज सच मेंस की तैयारी मैंने इंटीग्रेटेड ही चालू करके रखी थी। अब मैंने ये चीज़ किया था कि इंटीग्रेटेड अप्रोच रखा था। पहले मैंने मेंस की ही तैयारी की थी। मेंस की तैयारी में एसए में जीएस 1 2 3 4 के कंटेंट ही यूज़ होते हैं। ओके। और एसए में एक मैंने इस बार भी पेस्टल अप्रोच अपनाया था, जिसकी वजह से मुझे रैंक 1 से भी ज़्यादा नंबर मिले हैं एसए में, 111 नंबर, क्योंकि इस बार मार्किंग काफ़ी टफ थी और मैंने ऐसे टॉपिक गिराए थे जो ईजी थे, डूएबल थे। मैं ज़्यादा टॉपिक पे डेविएट नहीं था। हाँ, मैं न्यूज़पेपर्स को पढ़ता था, एनेक्डोट्स को पढ़ता था रेगुलर बेसिस पे, और मैं ये कोशिश करता था कि एक जो मेरी लैंग्वेज है उस पर कमांड अच्छी हो जाए। ओके। जीएस पेपर 1। देखिए, ये सारी चीज़ों को मेंशन करने से पहले मैं अपनी बुक लिस्ट शेयर कर देना चाहता हूँ। बुक लिस्ट मेरी, अगर आप लोगों को मन हो तो आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। बुक लिस्ट मेरी कुछ इस तरीके से थी: इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंड ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की बुक मैंने फॉलो की थी 11th-12th की। रमेश सिंह इकोनॉमिक्स के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, जो बहुत ही सेलेक्टिव चैप्टर्स मैंने पढ़े थे। उसके बाद एक और आता है हमारे पास हिस्ट्री के लिए, और एंशंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज। और मैं लास्ट के जो टाइम होते हैं प्रीलिम्स के पहले ही 10-15 दिन पहले, मैं ये कोशिश करता था कि मैं लूसेंट की रीडिंग करके चला जाऊँ। हाँ, और अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, मेंस के अप्रोच के लिए मैंने जो मेंस के टॉपिक्स थे उनके 2-2 3-3 पेज के नोट्स बना रखे थे, क्योंकि और भी अब जैसे इनसाइट्स आईएएस, तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, मैंने ऋषिकांत रेड्डी सर की नोट्स फॉलो की थी। उनके वीडियो, सॉरी वीडियो नहीं, हाँ, उनके नोट्स मुझे अवेलेबल थे कॉमन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे। मैंने वहाँ पे जा करके उनके नोट्स डाउनलोड किए और अपने वहाँ से नोट्स मैंने बनाए। ये मेरी बुक लिस्ट हो गई। अब मैं आता हूँ कैसे मैंने जीएस 1 को कार्व आउट किया। यही था कि मैंने जैसे अब ओनली है इसका जो प्रहार मैगजीन था, मैंने वहाँ से वैल्यू एडिशन किया। मैं अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन करते गया था, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में मैं अपने नोट्स को बना रहा था। ये मेरे साथ चीज़ें थी, नए नए एग्जाम्पल्स को पुट ऑन करना। और जीएस 2 में भी यही मैंने किया था। सिलेबस वाइज जो टॉपिक्स थे उन्हें, उस पर मैंने नोट्स बनाए, आर्टिकल्स को इनकलकेट किया, रीसेंट एग्जांपल्स को इनकलकेट किया। मीन्स 365 या पीडब्ल्यू या इसके जो प्रहार के मैगजीन्स थे वहाँ से मैंने वैल्यू एडिशन किया। वैल्यू एडिशन पर मैं बहुत ज़्यादा इम्फेसिस करता था, क्योंकि जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो थोड़े से वेग हैं। आपको 2-3 पेज का नोट्स तो ईजिली मिल जाएगा, पर उसमें वैल्यू एडिशन, करंट अफेयर्स को कैसे उसमें पुट ऑन करना है, ये सारी चीज़ें मैं उन्हीं नोट्स के उन्हीं मैगजीन्स के थ्रू ही कर रहा था। जीएस 3 के लिए भी मैंने सेम किया था, और जीएस 4 के लिए मैंने डिकोड एथिक्स, मुदित जैन सर की एक किताब आती है, मैंने उसको फॉलो किया था। और ऑप्शनल के लिए सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था। जो एक हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है कि इस ऑप्शनल को चूज़ कैसे किया जाए। देखिए, इसके लिए मैंने 3 पैरामीटर सेट करके रखे हैं ऑप्शनल को चूज़ करने के लिए। फर्स्ट पैरामीटर कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं उस ऑप्शनल में। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंटरेस्ट। सेकेंड, सिलेबस ओवरलैप। अब जैसे मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, मैंने उसके पीवाईक्यू देखा, मुझे उसमें इंटरेस्ट आया। फिर मुझे ये दिखा कि उसमें सिलेबस ओवरलैप है। जीएस पेपर 1 में मैंने ये पाया कि सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से मेरे जीएस पेपर 1 में 113 मार्क्स हैं।
जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस का पार्ट है, वो सोशियोलॉजी से थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाती है। जीएस पेपर 4 में एथिक्स में इससे हेल्प मिल जाती है। एंड सेम गोज़ विद एसए, एसए में भी आपको सोशियोलॉजी से हेल्प मिल ही जाती है। तो ये मेरा चीज़ क्लियर कट हो गया था कि हाँ, मुझे सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना है। 3 पैरामीटर्स पे ये खरा उतर रहा था, तो ऑप्शनल मैंने सोशियोलॉजी ले लिया और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपका किसी ऑप्शनल में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका सिलेबस कितना भी शॉर्ट हो, आप उसको कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। तो एक ये बहुत बड़ा मेरे लिए फैक्टर था ऑप्शनल सोशियोलॉजी लेने का। एंड फिर उसके बाद ऑप्शनल सिलेबस के बारे में अगर मैं ब्रीफ बताऊँ, तो देखिए मेरे साथ क्या था कि उसका ऑप्शनल का सिलेबस था काफ़ी ओवरलैपिंग था, बहुत ईज़िली डूएबल था। अब ऑप्शनल सोशियोलॉजी भी अगर जो भी कन्फ्यूज़ है, उनके लिए मैं बुक लिस्ट बता देता हूँ। शून्य आईएएस की मैंने 8 ईयर्स सॉल्व पीवाईक्यूज़ लेकर के आया था मैं। नितिन सांगवान की एक स्टैंडर्ड बुक आती है जो काफ़ी बच्चे फॉलो करते हैं, वो मैंने की थी। और मैंने क्रैश कोर्स प्रीलिम्स के बाद परचेज़ किया था लेवल अप आईएएस का, 15 टू 16,000 था, और उसमें टेस्ट सीरीज़ भी था, उनके कुछ वीडियोज़ थे। वो मैंने, और उसका मैंने खुद अपने एंड से खुद नोट्स बनाए थे। बस। ये थी कुछ सोशियोलॉजी की स्ट्रैटेजी। अब इसके बाद मेरी बारी आई थी सोशियोलॉजी में आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग का यही तरीका था, रिगरस पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस करना। अब हम स्ट्रैटेजी के बारे में अपनी बताता हूँ, सोशियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर ही दिया। स्ट्रैटेजी एज सच कोई भी ऑप्शनल हो, उसमें आपको पीवाईक्यू का थॉरो एनालिसिस, मल्टीपल टाइम्स आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स का यूज़। अब जैसे मैंने चैट जीपीटी का बहुत यूज़ किया था करंट अफेयर्स को कैचअप करने के लिए और एग्जाम्पल्स को पुट ऑन करने के लिए, ये मेरी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी थी। बुक लिस्ट मैंने आप लोग से शेयर कर ही दी है। प्रीलिम्स के और मेंस के बुक लिस्ट को मैंने शेयर ऐसे ही किया है, क्योंकि वो समझ में आई मुझे कि मेंस प्रीलिम्स मेंस का समराइज फॉर्म है। मेंस की अंडरस्टैंडिंग बन गई तो प्रीलिम्स की तैयारी हो गई। और बस आपको कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी होती हैं, जैसे करंट अफेयर्स की चीज़ें ऐड ऑन करनी होती हैं। एज सच उसमें कुछ अलग से नहीं होता है। फिर ऑप्शनल में सोशियोलॉजी था, जैसे मैंने बता ही दिया आपको, और ये कुछ स्ट्रैटेजी मैंने शेयर कर दी। अब देखिए, उसके बाद बात आती है मेंस के आंसर को कैसे फ्रेम करना। देखिए, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यही होता है। इंट्रो आपका कैप्टिवेटिंग होना चाहिए, बॉडी में आपका जो आंसर्स का डिमांड मीट करना चाहिए, कंक्लूजन आपका क्रिप्स रहना चाहिए, ताकि आपकी जो पूरा आंसर है बहुत ही ईज़ी टू अंडरस्टैंड लगे, एग्जामिनर को पढ़ने में अच्छा लगे, और आपको भी ईज़ी हो लिखने में, ताकि अपनी सिंपल लैंग्वेज में आप अपनी बात समझा जाए। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपनी बात कितनी बेहतर तरीके से समझा पा रहे हैं। सेम गोज विद आंसर राइटिंग। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि आंसर को फ्रेम करने बता दिया। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मैं काफ़ी सालों से करता आ रहा हूँ। मैं ये कोशिश करता था दिन में 1-2 आंसर तो लिख ही दूँ। मेंस के वक्त मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। सीजन मीन्स प्रोग्राम में मैं एडेड था, जहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे वो प्रोग्राम मिला था, क्योंकि प्रीलिम्स के मेरिट बेसिस पे वो मिला था। बाकी विजन की भी मैंने टेस्ट सीरीज़ कर दी थी, जो कि मैं पूरी कंप्लीट नहीं कर पाया था। मैंने सृजन पे ही ज़्यादा फोकस किया था। अब मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखने का क्या तरीका होता है, पेस्टल अप्रोच को फॉलो करिए। देखिए, अब जैसे कोई क्वेश्चन आता है, तो आप उस पे ब्रेन स्टॉर्म करिए। शुरुआत में आपको यही करना, ब्रेन स्टॉर्म करिए कि यार मैं इस पे क्या-क्या टॉपिक लिख पाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पेस्टल अप्रोच में पॉलिटिकल एंगल दीजिए, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, कल्चरल, तमाम एस्पेक्ट्स को सोचने की कोशिश करिए। जब आप सोचने की कोशिश करेंगे, तो ब्रेन आपका पॉइंट्स को जनरेट करेगा। एंड व्हेन द ब्रेन विल स्टार्ट जनरेटिंग पॉइंट्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर को और ईज़िली कैसे लिखना है। अब हम आते हैं हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि पॉइंट वाइज में लिखें, फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह। अब देखिए, आंसर्स तो पॉइंट वाइज में ही आजकल ट्रेंड बनना है। केस स्टडीज़ वगैरह एथिक्स में आप यूज़ कर सकते हो, फ्लो चार्ट का, डायग्राम का, बहुत ईजिली आप उसमें कंप्लीट कर सकते हो, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और ईजिली आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाए। पॉजिटिव अप्रोच लिखने का तरीका यही है कि आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए क्रिटिसिज्म ना करें। जैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ना स्टार्ट किया था, ताकि एक प्रो गवर्नमेंट थॉट भी आए। और पॉजिटिव अप्रोच पाने के लिए आंसर राइटिंग में कोशिश आपको ये करना होता है कि आप गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो स्कीम्स हैं, आप उससे आंसर्स के कंक्लूजन को एंड करें। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में करनी चाहिए या अलग-अलग? मेरे ओपिनियन में जैसे मैंने पहले भी बताया प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है यूपीएससी में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको छोड़ रहे हो तो आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, फिर आप कोसते रह जाओगे लक को, लेकिन ये आप ही की गलती रहेगी। और उसके बाद थीम बहुत ज़्यादा रिपीट होती है पीवाईक्यू में, पीवाईक्यू का थीम, पैटर्न, ट्रेंड। इनफैक्ट इस ईयर के एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा पीवाईक्यूज हिस्ट्री के रिपीट कर गए। तो ये चीज़ें थी। अम, अब हम आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। थीम रिपीट होती है मैंने बता दिया। अब मैं अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा। मेरा बोर्ड था दासा सर का। एज सच मेरे नंबर्स तो अच्छे नहीं है, पर मैं अपने मैं आपको एक ये इंसाइट दे सकता हूँ कि इंटरव्यू में क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे काफ़ी कम नंबर आए तो मुझे लगता है कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट था। अंडर कॉन्फिडेंट सेल्फ डाउट आपको हर जगह नुकसान पहुँचाएगा। इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं गया, सबसे पहले अंदर मैंने गुड आफ्टरनून की जगह गुड मॉर्निंग बोल दिया। वहाँ मेरी सबसे पहली गलती। क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे, मैंने उनको भी कोशिश किया जवाब देने का। एक मेरी दूसरी गलती। तीसरी गलती मैंने ये की कि जो मेरी हॉबी थी मैंने उसको अच्छे से तैयारी नहीं की। इस स्टेज को जो काफ़ी स्कोरिंग होता है, जिसको मैंने बहुत ईज़िली, बहुत ही मतलब लाइटली ले लिया, जिसका मुझे खामियाज़ा भुगतना पड़ा। अदरवाइज़ आई कुड हैव बीन सेलेक्टेड फॉर आईएएस। और इसके बाद सर्विस प्रोफाइल और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तो एज सच मुझे अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है। पर ये चीज़ें हैं कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आईपीएस या आईआरएस कस्टम्स एंड एक्साइज। तो अब लेट्स सी कैसा वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गलतियाँ मैंने करी थी। और उसके पहले एक क्वेश्चन है, यूपीएससी देने का मुझे मौका मिले तो मैं क्या गलती नहीं करना चाहूँगा। मैं माइंडलेसली लोगों को फॉलो नहीं करना चाहूँगा और अपनी स्ट्रैटेजी पे यकीन करना चाहूँगा। मैं ये चाहूँगा कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक ऑन करूँ, मैं सेल्फ बिलीफ रखूँ और कॉन्फिडेंस रखूँ। पढ़ाई सब कर रहे हैं, बस सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि मैंने यूपीएससी क्यों सेलेक्ट किया। मुझे इससे ये समझ में आया मेरे लाइफ में कि आपके लाइफ का एक लार्जर गोल होना चाहिए। आपके लाइफ में कुछ एक सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए, जो आपको सच में एक लाइट प्रोवाइड करे। अब मेरे कॉन्टेक्स्ट में सिविल सर्विसेज ही ऐसी चीज़ें थी जो मेरे फाइनेंशियल नीड को, जो मेरे इंटेलेक्चुअल नीड को, जो मेरे मेंटल, जो मेरी बॉडी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा था। फॉर एग्जांपल मुझे सोशल वर्क काफ़ी ज़्यादा पसंद है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इसमें, डाइवर्सिफिकेशन है जॉब में, मोनोटोनस वर्क नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें थी जो यूपीएससी की तरफ मुझे अट्रैक्ट की। और यूपीएससी के लिए एक और हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री, जो भी तमाम मिनिस्ट्रीज़ हैं, एनविस की साइट्स हैं एनवायरनमेंट के लिए, पीआरएस की साइट्स हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद सिलेबस समझ नहीं आता है तो क्या करें, क्वेश्चन है, और साथ में सिलेबस एनालाइज कैसे करें। देखिए, सिलेबस एनालिसिस का सबसे बड़ा रोल इसमें आप इस तरीके से निभा सकते हो कि ब्रेक डाउन करना। अब जैसे जीएस पेपर 1 का ही सिलेबस है तो उसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, उसमें सोसाइटी भी है, और उसमें एनवायरमेंटल ज्योग्राफी भी है, उसमें आर्ट एंड कल्चर भी है। तो उसको ब्रेक वाइज करके मेंस के क्वेश्चंस के थ्रू ही आप सिलेबस को एनालाइज कर सकते हैं। जब आप बैक टू बैक उसका रिविजन करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आने लगेगा। गाइस, मैं सारे क्वेश्चंस के डाउट आप लोग के लूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे एड्रेस कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस को लेता हूँ। टॉपर्स कॉपी को एनालाइज करने का तरीका सबसे बेस्ट है कि आप उनको रीड करें, आप अपनी कॉपीज से उसको कंपेयर करें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और उन्होंने कहाँ बेहतर लिखा, उनके एग्जाम्पल्स को ले लीजिए। सिलेबस को कवर करने का तरीका यही है कि आप 7 से 8 घंटे पढ़ाई करिए, इस टॉपिक वाइज को पढ़ाई करिए और खुद के नोट्स ही बनाइए। मैं एक चीज़ और इंसिस्ट करूँगा, टेक्स्ट बुक से पढ़िए 3 से 4 बार, 4 से 5 बार। उसके बाद आप कोशिश ये करिए कि आप खुद के नोट्स बनाएँ। वैल्यू एडिशन करने का तरीका मैंने पहले ही डिस्कशन किया है कि इसमें आप करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स आ रही है वहाँ से वैल्यू एडिशन करें। यूपीएससी एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सबसे बड़ा लेसन हमें इस बार के प्रीलिम्स में देखने को मिला, जिन बच्चों ने एनसीईआरटी को जियो पढ़ाई इग्नोर किया था उनको खामियाजा उसका भुगतना पड़ा है। और मैंने यूपीएससी की तैयारी
जैसे कि बताया 2019 से ही चालू कर दी थी। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप मैं आपको इंसिस्ट करूँगा कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को फॉलो करें और ईयरली मैगज़ीन्स को फॉलो करें। न्यूज़पेपर से इम्पोर्टेंट टॉपिक बताओ और कितना इम्पोर्टेंट है न्यूज़पेपर, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत ये है कि न्यूज़पेपर सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि आप उसमें वैल्यू एडिशन का पॉइंट मिलता है।